हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। मैं हूं गरिमा और आज हम देखने वाले हैं 6 अप्रैल का करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स की क्लासेस स्पेसिफिकली यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और इस तरह के जो वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए डिज़ाइंड है और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो कोई भी आपका मीडियम हो उसमें काम आने वाली है। और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो पहले उसे ज्वाइन कर लें और वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें ताकि जो भी आपको लगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप हाईलाइट करते जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक है कि जो फाओ है उसका फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज हुआ है हाल ही में, खाद्य मूल्य सूचकांक। ठीक है, फाओ तो आप समझते हैं यूएन की एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसने एक इंडेक्स रिलीज किया है, हर महीने करती है ना, मंथली ट्रैक करती है कि क्या जो इंटरनेशनल प्राइजेस हैं फूड के वो इंक्रीज हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें मुद्रास्फीति है या नहीं उस पर नज़र रखती है। खाद्य जो वस्तुएं होती हैं, फूड कमोडिटीज़ होती हैं, उन पर नज़र रखती है। ठीक है, तो इसने बताया कि जो लगातार दूसरे महीने खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है, मतलब कि जो खाने की वस्तुएं हैं उनके दाम बढ़े हैं। ठीक है, कितने बढ़े हैं? अगर हम फरवरी की तुलना में देखें तो मार्च में 2.4% बढ़े हैं, और अगर हम पिछले साल की तुलना में देखें तो पिछले साल जितने मूल्य थे मार्च में उसके अकॉर्डिंग 1% की वृद्धि हुई है। ये आपके काम का नहीं है ना, आपको कि वृद्धि हुई है क्या, ये काम का नहीं है। ये जो इंडेक्स है, हमारे एग्जाम में इंडेक्स से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कारण क्या बताया गया कि क्यों ये वृद्धि हुई है? तो भाई यूएस, इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वेस्ट एशिया में, तो वेस्ट एशिया पूरा अस्थिर हो चुका है। जो तेल की कीमतें हैं उनमें वृद्धि हो रही है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो बढ़ गए हैं, तो जो शिप्स जा रहे हैं वो री रूटिंग के थ्रू जा रहे हैं, मतलब उनके रूट चेंज हो रहे हैं, तो उनको क्या पड़ रहा है, सामान पहुंचाना महंगा पड़ रहा है ना। और अगर शिप्स में लॉजिस्टिक्स की लागत ज़्यादा आएगी तो ऑब्वियसली चीज़ें तो महंगी होंगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो एनर्जी ड्रिवन मार्केट है और वहाँ से री रूटिंग हो रही है, ठीक है, शिप्स को अपना रास्ता बदल के जाना पड़ रहा है, इंश्योरेंस प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, प्रीमियम बढ़ा दिए हैं कंपनियों ने, तो जिसकी वजह से उसका असर खाद्य वस्तुओं में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमने जो समझा वो तो थी न्यूज़, है ना। अब शुरू करते हैं कि एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। तो एग्जाम में आएगा कि जो फाओ का फूड प्राइस इंडेक्स है ये कौन सी कमोडिटीज़ को शामिल करता है अपने में, है ना। जब वो कह रहा है कि फूड के प्राइसेस बढ़े हैं तो वो पूछेगा ना कि जब आप कह रहे हो कि फूड बास्केट के इन कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़े हैं तो कौन सी कमोडिटीज़, है ना। फूड में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो फूड में ये लेता है 5 चीज़ें। ठीक है, इसकी बास्केट में 5 चीज़ें हैं, सेरेल्स या अनाज, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स या जो वनस्पति तेल होता है, डेयरी प्रोडक्ट, मीट और शुगर। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट, मांस और चीनी, ये 5 चीज़ें इसमें शामिल हैं। ठीक है, और जो इसका बेस पीरियड है 2014 से 16, इसके बीच का ये जो टाइम है ये इसका बेस पीरियड है। यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे इन कमोडिटीज़ में भी ना कुछ चीज़ों का वेटेज ज़्यादा होगा, कुछ का कम होगा, है ना। कितना है ये हमें याद नहीं रखना, तो मैंने उसे लिखा भी नहीं है। ठीक है, अब किसका ज़्यादा है किसका कम है ये कैसे डिसाइड होगा? उसका एक्सपोर्ट शेयर कितना है ना। मतलब देखो, जो चीज़ ट्रेड ज़्यादा हो रहा है, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो सेरेल्स हैं या जो अनाज है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं विश्व में। ठीक है, उनका ट्रेड ज़्यादा होता है, इसका मतलब उनकी मांग ज़्यादा है ना, तभी तो ट्रेड ज़्यादा होगा, तो उनको इस इंडेक्स में ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा। वहीं अगर चीनी है, चीनी की मांग कम है, ठीक है, उसका एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो मांग कम है, तो उसके लिए उसका वेटेज क्या रखा जाएगा? कम रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेस पीरियड ध्यान रखना है, कौन सी 5 कमोडिटीज़ हैं इसमें ये ध्यान रखना है, और इसमें इन कमोडिटीज़ को वेटेज कैसे प्रदान किया जाता है कि विश्व में एक्सपोर्ट में उनका योगदान कितना है ना। कि अगर सेरेल्स ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, और अगर कोई चीज़ कम एक्सपोर्ट हो रही है तो कम तवज्जो दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन मल्टी स्टेटमेंट टाइप आ सकता है इस तरह का कि ये मंथली चेंजेस को मेजर करता है इन द प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज़। तो ठीक बात है ना। ये
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है, ये भी ठीक है। इट इंक्लूड द प्राइजेज ऑफ पल्स एंड स्पाइसेस, हमने पल्स नहीं देखा, स्पाइसेस नहीं देखा, ठीक है, तो आंसर बनेगा 1 और 2। ठीक, सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एक, जो 3rd नंबर पे है, कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट शामिल नहीं है इस इंडेक्स में, है ना। तो सीरियल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, शुगर भी है, लेकिन पल्सेस शामिल नहीं है। अगर गौर नहीं किया होगा ना तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, कि ऐसा लगेगा कि पल्सेस तो हम खाते हैं डेली फूड में, ठीक, तो ये तो पक्का पक्का शामिल होने ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। फाओ इसे पल्सेस को, दालों को शामिल नहीं करता, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, बेस ईयर पे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कि कौन सा बेस ईयर है, तो 2014 से 2016 इसका बेस ईयर है। नेक्स्ट टॉपिक है कि अब जो हमने फाओ पढ़ा है इसको ही देख लेते हैं ना। आपको पता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या खाद्य एवं कृषि संगठन क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यूएन का एक विशेष एजेंसी है, सबसे पुरानी परमानेंट एजेंसी है, ठीक है। कब बनी थी, 16 अक्टूबर 1945 को बनी थी। इसीलिए 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड डे या विश्व खाद्य दिवस, ठीक है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन फाओ की स्थापना हुई थी, ठीक। कहाँ इसका हेडक्वार्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इटली रोम में है, ठीक है। ध्यान रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पे है, रोम इटली में है, ठीक। 194 मेंबर्स हैं, कुछ देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन एज एन ऑर्गेनाइजेशन की तरह शामिल है, और कुछ एसोसिएट मेंबर्स भी हैं। कौन से हैं नहीं ध्यान रखने, ठीक है। कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक तो हमने देखी कि फाओ की फूड प्राइस इंडेक्स आता है ना, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे। इसके अलावा एक सोफी रिपोर्ट आती है। सोफी क्या है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। ऐसे सोफिया आती है एक, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। सोफिया माने फिशेस और एक्वाकल्चर से जुड़ी हुई है, ठीक है, मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति पे, ठीक। सोफो है एक, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, ठीक है, विश्व में वनों की स्थिति। और एक है ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक, वैश्विक सूचना और प्राथमिक चेतावनी प्रणाली। तो ये 5 रिपोर्ट्स, ये जो मेजर रिपोर्ट्स हैं ये जारी करता है। यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान रखनी है, इसमें ना ये मैचिंग में दे सकता है कि सोफो, सोफी, सोफिया किस किस के लिए है, कि सोफो फूड सिक्योरिटी के लिए, सोफिया फिशरीज के लिए, सोफो फॉरेस्ट के लिए, है ना। तो मैचिंग का क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ओके। क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि फाओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हमने अभी देखा रोम में है। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, आंसर रहेगा ए, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन एपिक रेस्क्यू, ठीक है। अमेरिका ने ईरान में ये ऑपरेशन चलाया है, समझते हैं क्या हुआ था। यहाँ पर एक ना अमेरिका का फाइटर प्लेन था F-15E, ठीक है, F-15E। ये क्या होता है, इसमें इस पर ईरान अटैक करता है और अटैक करने में ये क्षतिग्रस्त हो जाता है प्लेन, ठीक है। तो इसमें 2 लोग होते हैं, एक होते हैं यूएस के कर्नल, ठीक है, और एक और होते हैं वीपन सिस्टम ऑपरेटर। तो 2 ऑफिसर्स होते हैं जो उस विमान में होते हैं। तो वो क्या करते हैं, पैराशूट की मदद से उस विमान को छोड़ देते हैं और उस इलाके में ना खो जाते हैं, ठीक है। खो जाते हैं इन द सेंस कि अमेरिका को उनकी लोकेशन पता नहीं चल पा रही होती। तो ईरान क्या करता है, ईरान उनकी खोज के लिए ना इनाम जारी कर देता है कि जो हमें ये ढूंढ के लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब अमेरिका के ऊपर संकट ये था, मतलब चुनौती थी अमेरिका के लिए कि उसे ईरान से पहले उन अपने 2 जो ऑफिसर्स हैं उनको ढूंढना है और उनको सुरक्षित बचाना है। नहीं तो क्या होगा, अमेरिका की पूरे विश्व में किरकिरी होती। विश्व में तो छोड़िए, उसके अपने देश में, है ना, वहाँ पर अमेरिकन जो पीपल हैं वो ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे कि उनके ऑफिसर्स, उनके नागरिक जाके ईरान में उनकी मृत्यु हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ईरान के लिए अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो अमेरिका ने क्या करा, एक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च किया। इस एपिक फ्यूरी का एपिक फ्यूरी तो वो ऑपरेशन है जो यूएसए ने ईरान पे अटैक किया है ना। इस ऑपरेशन का क्या नाम है, ऑपरेशन एपिक रेस्क्यू,
ठीक है। तो ईरान ने ऑपरेशन एपिक रेस्क्यू स्टार्ट किया और उस मिशन का एकमात्र उद्देश्य था कि वो जो 2 ऑफिसर्स हैं वो जहाँ भी हैं उनकी लोकेशन पता लगाई जाए और उनको सुरक्षित बचाया जाए। ठीक है। कहाँ पर खो गए थे? तो ईरान का एक शहर है, एक सिटी है, उसका नाम आपको ध्यान रखना है, इस्फहान। ठीक है। तो इस्फहान नाम के ईरान के एक सिटी में, एक शहर में खो गए थे वो लोग। ठीक। तो एक को तो पायलट जो थे उनको सैटरडे को ढूंढ निकाला गया और जो दूसरे व्यक्ति थे उनको कल, है ना, 5 अप्रैल को ढूंढ निकाला गया, संडे में। ठीक है। बहुत अच्छा प्लान, एक सुव्यवस्थित योजना बनाई जिसमें सैकड़ों जो अधिकारी थे वो शामिल थे, बहुत बड़ी संख्या में प्लेन्स को भी शामिल, एयरक्राफ्ट शामिल थे। और इस तरह के जो प्लान्स होते हैं ना, ये ऑपरेशंस होते हैं जिसमें हम सर्च एंड रेस्क्यू करते हैं किसका? उन ऑफिशियल्स का जो किसी युद्ध क्षेत्र में संकट में है। ठीक है। तो उसे कहा जाता है CSAR ऑपरेशन, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। ठीक है। तो उसके लिए कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तो वहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट यूज हुए थे, तो जो एयरक्राफ्ट ऐसे थे ना कि जिनको अब अमेरिका वहाँ से निकाल नहीं सकता, है ना, डिप्लॉय तो कर दिए, बचा तो लिया उन्हें, लेकिन अब उन एयरक्राफ्ट को वो निकाल नहीं पा रहा। ठीक है। तो अब उसने क्या करा? उनको तबाह कर दिया ताकि वो ईरान के हाथ ना लग जाएं, ईरान उन्हें यूज़ ना कर ले, ईरान उन्हें कॉपी ना कर ले, उसकी टेक्नोलॉजी ना समझ ले। तो इसके लिए उन्होंने क्या करा? अमेरिका ने अपने 2 ऐसे जो प्लेन थे, एयरक्राफ्ट्स थे, वो खुद ही डिस्ट्रॉय कर दिए। अरबों डॉलर के वो एयरक्राफ्ट थे। ठीक है। तो अमेरिका ने उन्हें बचाने के बाद, जो अपने 2 ऑफिसर्स थे उनको बचाने के बाद उन एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ईरान वहाँ पे क्लेम कर रहा है कि उसने 2 अन्य एयरक्राफ्ट जो C-130 है और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है उनको मार गिराया है ना। तो आपके लिए मैं ये क्यों बता रही हूँ कि इसको नाम क्यों ध्यान रखना है, आपसे आ जाएगा कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर हाल ही में चर्चा में रहा, किस देश का है? ईरान का, अमेरिका का, रशिया का, यूक्रेन का। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक हॉक किसका है? अमेरिका का है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। इसमें जो पूरी कॉस्ट है इस ऑपरेशन में लगभग $300 मिलियन, $310 मिलियन के बीच की कॉस्ट आई है तकरीबन। ठीक है। अमेरिका ने इतने मतलब $310 मिलियन मतलब अरबों रुपया खर्च करके अपने 2 सैनिक क्यों बचाए, है ना। तो अमेरिका एक सिद्धांत पे काम करता है कि नो मैन लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है। वो इतने पैसों का, जो पैसे हैं, इक्विपमेंट्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, उनका नुकसान तो झेल सकता है, लेकिन एक अमेरिकन का, है ना, एक अमेरिकी नागरिक का नुकसान नहीं झेल सकता। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका का कोई भी नागरिक जो दुश्मन की सीमा के अंदर फंस गया है उसको निकालने की जिम्मेदारी अमेरिका की है और कोई भी ऐसे व्यक्ति पीछे नहीं छूटना चाहिए। ठीक है। और इस तरह से अमेरिका ने ना, मतलब आप देख ही पा रहे हैं कि अरबों रुपए खर्च करके केवल 2 लोगों को बचाया गया। ठीक है। और पूरा 2 दिन तक एक एग्जॉस्टेड प्लान चला, एक बहुत अच्छे से उन्होंने एक प्लान बनाया और उसको संचालित भी किया। तो यहाँ पे ऐसा करके अमेरिका ने अपने नागरिकों को, अपने जो सैन्य कर्मी हैं उनको संदेश दिया, उन ऑफिसर्स को जो ईरान अमेरिका के युद्ध में शामिल हो रहे हैं, कि चाहे जो भी हो जाए अमेरिका आपको बचाएगा। ठीक है। अगर आपने अपना जीवन खतरे में डाला है अमेरिका के लिए, अमेरिका ईरान युद्ध में अपना जीवन खतरे में डाला है, अपनी जान जोखिम में डाली है, तो हम आपको बचाने अवश्य आएंगे, चाहे उसमें कितनी मैन पावर लगे, कितने इक्विपमेंट्स लगे, कितना ही पैसा क्यों ना लगे। तो अपने सेना के अधिकारियों का मोराल बूस्ट करने के लिए अमेरिका ने एक अच्छा कदम उठाया। ठीक है। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो CSAR है या कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू है, उसका सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है ना। तो क्या युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को बाहर निकालना है? ये नहीं, है ना, ये नागरिकों से संबंधित नहीं है ना। युद्ध दुश्मन के इलाके से सैन्य उपकरण पुनः प्राप्त करना नहीं, दुश्मन की सीमा के पीछे फंसे अपने सैन्य कर्मियों को बचाना, है ना। तो टू रेस्क्यू डॉन्ड और आइसोलेटेड मिलिट्री पर्सोनल बिहाइंड एनिमी लाइन्स, तो ये इसका आंसर रहेगा।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन एपिक रेस्क्यू जो हाल ही में कंडक्ट करा है यूएस ने, तो किस मिलिट्री डॉक्ट्रिन को रिफ्लेक्ट करता है ना, कौन सा सैन्य सिद्धांत इसमें झलकता है? तो शॉक एंड एव, स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, नो फर्स्ट यूज या नो मैन लेफ्ट बिहाइंड। तो नो मैन लेफ्ट बिहाइंड है ना, हमने समझा कि कोई भी व्यक्ति दुश्मन की सीमा के पीछे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने अफगानिस्तान में ना एक HADR मिशन भेजा है। ठीक है। HADR मिशन क्या होता है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, मानवीय सहायता भेजी है आपदा राहत के लिए। ठीक है। क्यों भेजी भाई? अफगानिस्तान में क्या समस्या आ गई? तो अभी आपने देखा होगा कि रिसेंट में अर्थक्वेक आया है, वहाँ अफगानिस्तान में उसने तबाही की है थोड़ी, और इसी के साथ जो फ्लैश फ्लड्स आ रही है ना, बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे बाढ़ देखी गई है ना, फ्लैश फ्लड्स आ रही है, जिसकी वजह से हजारों लोग जो हैं अपने विस्थापित हो गए हैं ना। तो उनको राहत पहुंचाने के लिए पिछले 10 दिन में लगभग 77 लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, इन फ्लैश फ्लड से। ठीक, तो उनको राहत पहुंचाने के लिए और एक संदेश देने के लिए कि भाई भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, पहला उत्तरदाता है। अगर आप किसी संकट में आएंगे तो भारत आएगा सबसे पहले आपकी मदद करने के लिए। तो हमने ये संदेश दिया है और सबसे पहले भारत ने अफगानिस्तान में मदद पहुंचाई है। ठीक है, अपनी जो हिस्टोरिक गुडविल है, भारत की जो अच्छी इमेज है पाकिस्तान में बनी हुई, उसको आगे करते हुए भारत ने ये किया है। ठीक है, अफगानिस्तान में क्या है कि अफगानिस्तान बहुत तरह के संकटों को झेल रहा है, जैसे कि जो एपिक फ्यूरी चल रहा है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसके तहत ईरान और अब अमेरिका, इजराइल, इसमें वॉर जैसी स्थिति बनी हुई है। तो वो बिल्कुल पड़ोस में है ना, ईरान की सीमा लगती है किससे? अफगानिस्तान से। तो अगर हमारा पड़ोसी किसी युद्ध में है तो अफगानिस्तान के लिए चिंता की बात है। फूड प्राइसेस वैसे ही बढ़ रहे हैं, है ना, वो हमने देखे, और इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हैं। उसके साथ साथ ये जो क्लाइमेट है ना, फ्लड, अर्थक्वेक, इसने और समस्याएं क्रिएट करके रखी हैं। तो टोटली अफगानिस्तान एक मुश्किल स्थिति में है। तो भारत ने कहा भाई चलो ठीक है, तालिबान की सरकार है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी नागरिकों से तो कोई मनमुटाव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आपको सहायता भेजेंगे। हम हैं प्रथम उत्तरदाता, फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ठीक है, तो भारत के कैसे संबंध हैं अपने पड़ोसी के साथ? तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखता है वो। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब कि जैसे अमेरिका ईरान का संघर्ष चल रहा है ना, वहाँ पे भारत का ध्यान है। ठीक है, तालिबान की सरकार है, सब कुछ है ना, लेकिन फिर भी भारत किसी भी चीज़ से ना बाध्य नहीं है। ठीक है, भारत को अगर सहायता भेजनी है तो वो उसकी ऑटोनॉमी है, स्वायत्ता है, वो भेजेगा। ठीक है, तो जो भी ग्लोबली चीज़ें चल रही हैं या वहाँ के घरेलू स्थिति में भी, लेकिन अगर भारत को लग रहा है कि सहायता करनी चाहिए तो वो सहायता करेगा। पहले क्या किया हुआ है, भारत ने एक डैम बनाया है जिसको मैत्री डैम कहा जाता है, सलमा डैम। ठीक है, सलमा डैम बनाया है, वहाँ के हाईवे डेवलप किए हैं, जरांस डेलाराम हाईवे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भारत पहले करता रहा है। ठीक, तालिबान सरकार आई, तालिबान आया वहाँ पे सत्ता में, तो लगा कि अब भारत और अफगानिस्तान के संबंध कमज़ोर हो जाएंगे, और ऑब्वियसली हुए भी हैं, है ना। लेकिन भारत ने आगे बढ़ते हुए अभी रिसेंट में, है ना, जनवरी की खबर है कि जनवरी में क्या हुआ कि तालिबान ने, जैसे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री नहीं, वहाँ के ऐसे कह सकते हैं कि जो एक राजदूत टाइप होते हैं ना, ठीक है, तो एम्बेसडर, ठीक, तो वो नियुक्त किए हुए थे। तो अब तालिबान सरकार आ गई तो वो पुराने वाले एम्बेसडर तो काम करेंगे नहीं, तो तालिबान ने अब नए जो चार्ज डे अफेयर्स थे या नया जो ऑफिसर है मुफ्ती नूर अहमद नूर, उनको अपॉइंट किया। तो भारत ने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। और ये भारत का कदम क्या दिखाता है? फंक्शनल प्रैग्मेटिज्म, है ना, कि अब देखो अब हम होनी को तो नहीं बदल सकते। अब अगर तालिबान सत्ता में है तो है, हम वहाँ की सरकार तो जाके चेंज नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? प्रैग्मेटिज्म मतलब व्यवहारवाद। व्यवहारिक क्या है इस समय कि अगर अफगानिस्तान हमें चाहिए है, क्यों चाहिए है?
हमारा पड़ोसी है, कनेक्टिविटी में हेल्प करेगा, और नहीं तो फिर चाइना को बैलेंस करने के लिए तो चाहिए ही है ना। ठीक, तो वहाँ पर प्रैग्मेटिज्म क्या है कि हमारे संबंध बने रहें, वहाँ पे कोई भी सरकार हो, सरकार तालिबान की है, ये उनका आंतरिक मुद्दा है, हम तो क्या करेंगे, अपना फंक्शनल प्रैग्मेटिज्म बना के चलेंगे। हमारे लिए अच्छा ये है कि हमारे अफगानिस्तान के साथ संबंध हो। अब जो भी सरकार है, हम ज़्यादा संबंध नहीं रखेंगे, लेकिन थोड़े बहुत तो रखेंगे। ठीक, तो भारत में तालिबान के जो ऑफिसर थे उनकी नियुक्ति हुई। ठीक है, अफगानिस्तान की बात करें तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, 6 देशों से घिरा हुआ है। इसके लिए मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ है, एक निमोनिक याद रखना है, IPTU। ठीक है, IPTU चाइना। ठीक, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये 6 जो हैं, ये 6 देश दिखाते हैं। ठीक है, I फॉर ईरान, P फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान से सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है इसका। ठीक है, ड्यूरेंट लाइन से जुड़ा हुआ है। अगेन IPT में फिर से I आया ना, तो I फॉर इंडिया, इंडिया का बहुत छोटा सा इलाका जुड़ता है वाखन कॉरिडोर से, सबसे छोटा बॉर्डर है। ठीक है, फिर TU, टी में ना 2 T आएंगे, एक तुर्कमेनिस्तान, एक तजाकिस्तान। ठीक, और उसके बाद आता है उज्बेकिस्तान। ठीक है, और इसके साथ साथ चाइना के साथ भी इसकी सीमा लगती है। यहाँ 7 देश बनेंगे, है ना, 6 देश नहीं है, 7 देशों के साथ इसकी सीमाएं लग रही हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है अफगानिस्तान में। थोड़ा सा अगर मैप देखें तो हिंदू कुश, हिमालय का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, तो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है। इसी वजह से ना वहाँ पे भूकंप ज़्यादा आते हैं। ठीक है, क्योंकि हिमालयन अनस्टेबल है ना, तो वहाँ जो अर्थक्वेक आया है वो हिंदू कुश में ही आया है। ठीक है, वाखन कॉरिडोर है, वाखन कॉरिडोर एक बहुत छोटा सा इलाका है, ये है वाखन कॉरिडोर, ये दिख रहा है ना, ये। ठीक, तो इसमें ये वाला ये छोटा सा पार्ट इसका भारत से लगता है, इतना पार्ट पाकिस्तान से, छोटा पार्ट चाइना से और ताजिकिस्तान से। मतलब ये जो वाखन कॉरिडोर है इसका बहुत छोटा सा पार्ट 4 देशों से सीमा साझा करता है। ठीक, तो इसलिए ये क्या है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। खाइबर पास बहुत चर्चा में रहता है, काबुल को पेशावर से जोड़ता है। ठीक है, पेशावर पाकिस्तान में है, काबुल अफगानिस्तान में है, इन दोनों को जोड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे आप इसका मैप देख सकते हैं, कौन कौन से मैंने आपको अफगानिस्तान के रीजन बताए थे, 7 देश। I फॉर ईरान, PTTU है ना, तो P फॉर पाकिस्तान, TT अगेन एक I आएगा, I फॉर इंडिया, TT में क्या हुआ, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान, 2 T आए, U फॉर उज्बेकिस्तान। ठीक है, और IPTU चाइना, चाइना के लिए चाइना तो आ ही रहा है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से जो देश हैं इस पे बॉर्डर साझा करते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी रिवर बह रही हैं यहाँ पे, तो अमू दरिया है, हेलमंड रिवर है, सबसे बड़ी रिवर है यहाँ की। ठीक है, मोरगैब रिवर है। इसके अलावा ये खाइबर पास है ना, खाइबर पास यहाँ पे पेशावर और इधर काबुल और पेशावर को जोड़ता है खाइबर पास। ये कांधार है। ठीक है, यहाँ जरांज टेलाराम, तो ये जरांज अभी हमने पढ़ा ना, तो यहाँ से वो हाईवे गुजर रहा है जो भारत ने बनवाया था। ठीक है, तो आपको हल्का हल्का मैप का आइडिया होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, कौन सा ऐसा डैम है जो मैत्री डैम के नाम से जाना जाता है, तो सलमा डैम है। ठीक है, अफगानिस्तान की ज्योग्राफी से पे बात करें तो ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, 6 देशों से घिरा हुआ है। यहाँ पे मैंने इसे सही माना होगा, है ना, 6 नहीं है एक्चुअली, 7 देश हैं। ठीक है, तो अब ये 1 गलत हो गया है, इसको मैं आपकी फाइल में सही कर दूंगी। ठीक है, अगर अभी अपलोड नहीं हुई होगी टेलीग्राम पे तो उसको मैं ठीक कर दूंगी। ठीक, फिर इसके बाद है कि हिंदू कुश माउंटेन जो है वो एक्सटेंशन है हिमालय का, तो ठीक है ना। वाखन कॉरिडोर जो है वो ब्रिटिश और रशियन एम्पायर के बीच में क्रिएट किया गया था, सही बात है। ठीक है, एज अ बफर जोन क्रिएट किया गया था। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 2 और 3 है ना। 1 गलत हो गया तो 1 यहाँ नहीं रहेगा, डी नहीं होगा, आंसर बनेगा B, 2 और 3। ठीक, नेक्स्ट है खाइबर पास किस किस को जोड़ता है, तो काबुल को और पेशावर को। ठीक है, पाकिस्तान में पेशावर और अफगानिस्तान में काबुल, इन दोनों को जोड़ता है, तो आंसर बनेगा B। ऐसे ही ना सेम जैसे अफगानिस्तान में हमने सहायता भेजी है, ऐसी एक सहायता हमने भेजी है अफ्रीका में।
ठीक है। अफ्रीका में एक नहीं 3-4 देशों में हमने भेजी है, जैसे बुर्किना फासो है, ठीक है, मोजाम्बिक है, मालावी है, तो बहुत सारे देशों में भेजी है हमने, तो उसको समझते हैं। अभी बुर्किना फासो में क्या हो रहा है, फूड क्राइसिस क्रिएट हो गया है। क्यों क्रिएट हो गया है भाई, उसमें आंतरिक युद्ध चल रहा है, आंतरिक युद्ध नहीं कहना चाहिए, मतलब गृह युद्ध टाइप की स्थिति है, ठीक। तो वहाँ पे सत्ता में जब भी ऐसी चीज़ें आती हैं, लड़ाई झगड़े होंगे, देश में अस्थिरता रहेगी, तो इकोनॉमी डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है। और इकोनॉमी डेवलप नहीं होगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, फूड का क्राइसिस है वो क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो भारत कहेगा भाई हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, और भारत ने भेजे हैं 1000 मीट्रिक टन राइस, है ना, चावल। अब आपको ये चावल कितने भेजे हैं ये नहीं याद करने, है ना, आपको याद करना है ये बुर्किना फासो कहाँ है, ठीक। तो एक तो हमने अभी की बातचीत में समझ लिया कि ये अफ्रीका का एक देश है ना। तो इसके अलावा वहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही है, ठीक है, जिहादी इंसर्जेंसी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस पुअर हो रही हैं, तो भारत ने वहाँ पे भेजी है, ठीक है। इसके अलावा मालावी में भी भेजे हैं 1000 मीट्रिक टन के राइस, ठीक है। क्यों भेजे, क्योंकि वहाँ ना एल नीनो की वजह से सूखा पड़ गया, ठीक, सूखा पड़ गया, फसल खराब हो गई, फसल हुई नहीं, तो अब भारत मदद करेगा मालावी की। मोजाम्बिक में भेजे हैं 500 मीट्रिक टन राइस, और इसके साथ साथ मेडिसिन भी, क्योंकि वहाँ फ्लड आ गई है ना, बाढ़ आ रखी है, तो फिर भारत मोजाम्बिक की मदद कर रहा है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे में भी ऐसी ही कुछ फूड शॉर्टेज की वजह से जो है फूड सप्लाई भेजी है भारत ने, ठीक। तो हमने देखा किस किस को भेजी, बुर्किना फासो, मालावी, मोजाम्बिक, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, इन सबको भेजी है, ठीक है। अभी मैं इसको लोकेट करूंगी मैप पे, ताकि आपको ना ध्यान रहे कि ये देश कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। आपको अगर याद हो तो ना लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया है, उसमें अफ्रीकन देशों की ना कैपिटल थी, और मैचिंग का क्वेश्चन था, है ना, मैचिंग में पूछ लिया था जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो ये जो अब वो ऐसा नहीं है कि रैंडम कोई से भी अफ्रीका के देश उठा के पूछ लेगा, ठीक है। वो कौन से देश पूछेगा, या वो ये पूछ लेगा ये वेस्ट में है, ये साउथ में है, ये नॉर्थ में है, कहाँ है अफ्रीका में, तो वो सारे देश नहीं पूछेगा, वो वही देश पूछेगा जो चर्चा में है, जिनमें कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो खार्तूम पूछी थी शायद, सूडान की राजधानी समथिंग, जो मुझे ध्यान आ रहा है, क्योंकि वहाँ गृह युद्ध तो चल रहा है ना, सूडान पूरे टाइम चर्चा में रहा था, इसलिए सूडान पूछा उसने, ठीक। तो ये सारे देश आपके लिए काम के हैं, अभी इसे मैप पे लोकेट करूंगी मैं। उससे पहले ना भारत क्यों उनको सहायता कर रहा है ना, हम ये समझते हैं कि क्यों भारत उन्हें सहायता कर रहा है, क्योंकि भारत ना एक अपनी गुडविल कैपिटल बना के रखना चाहता है, भारत अच्छा बना रहना चाहता है। क्यों अच्छा बना रहना चाहता है, क्योंकि अफ्रीका के पास है क्रिटिकल मिनरल्स, है ना, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, कोबाल्ट, और वो हमें चाहिए ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं ना, वहाँ पे लगते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। और भारत के पास है नहीं, भारत चाइना से मंगाता है, और साउथ कोरिया, अफ्रीका, इन देशों से आयात करता है, ठीक। अब चाइना ने क्या करा है ना, अफ्रीका में अपना जो उसकी टैप डिप्लोमेसी है, ऋण जाल में फंसाता है वो देशों को, तो उसमें फंसाकर उनके इन क्रिटिकल मिनरल्स पे कब्जा कर रखा है, ठीक। तो भारत कब्जा तो नहीं करेगा, भारत चाइना जैसा देश नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपनी एक अच्छी इमेज क्रिएट करेंगे, ताकि एक सही तरीके से एक फेयर मैनर में हम उनके क्रिटिकल मिनरल्स को यूज़ कर पाएँ, ठीक है। ऑब्वियसली हम इंपोर्ट करेंगे, खरीदेंगे, है ना, हम ऐसे किसी के मिनरल्स पे कब्जा नहीं करेंगे, तो पर वो हमें ही क्यों बेचेंगे, है ना, इसके लिए हमारी एक अच्छी इमेज होनी वहाँ पे ज़रूरी है। तो हम उस अच्छी इमेज को कैसे बनाते हैं, जब भी उन्हें ज़रूरत होगी हम मदद करेंगे, ठीक। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले मैप देखेंगे। इससे पहले ना अफ्रीका से जुड़ी हुई एक और खबर है, उसको देख लें, फिर मैप देखते हैं, ओके। तो अफ्रीका में ना एक हमने जो मिशन महासागर चला रखा है, मैंने कंसिस्टेंटली बात कर रही हूँ मिशन महासागर की कुछ दिनों से, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ना, सरकार सागर महासागर इन विजन्स पे बहुत ध्यान दे रही है। तो आपको क्या चाहिए ना, जब आपको सेकंड पेपर में आंसर लिखना होगा मेंस में, या आप ऐसा कुछ ऐसे लिख रहे हैं, तो आपके आंसर में भी ये महासागर दिखना चाहिए, ठीक है, तभी वो आंसर अच्छा आंसर माना जाएगा, ठीक। तो मिशन महासागर के तहत जो हमारा INS ट्रिकंड है, उसको हमने भेजा है कहाँ पे, तंजानिया में, तंजानिया के डार एस सलाम
जो उसका राजधानी है ना, दार एस सलाम क्या है, वहाँ की राजधानी है, वहाँ पे ये INS त्रिकंड पहुंचा है। तो अब हम तंजानिया को भी लोकेट करेंगे मैप में, है ना, इसीलिए मैंने अभी आपको मैप नहीं दिखाया था। ठीक, तो किस विजन के तहत भेजा है, महासागर विजन। मैंने आपको पहले बता रखा है कि एक हमारा सागर विजन चलता था अभी तक, जब PM मोदी आए 2014 में, तो उसके बाद 2015 से सागर विजन लॉन्च हुआ। सागर विजन क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, कि ये जो हिंद महासागर का क्षेत्र है इसमें सबको सुरक्षा प्रदान हो और सब क्या करें, तरक्की करें, ग्रोथ करें। ठीक है, अब उन्होंने कहा भाई ऐसे लग रहा है कि भारत जो है दादा बन रहा है ना, भारत ही सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम क्या है, हम आपकी सिर्फ मदद करेंगे, हमें सबका सहयोग चाहिए, है ना, सबका साथ सबका विकास। हम भारत में तो ये भी माना जाता है। ठीक, तो सबका साथ सबका विकास में हमने कहा भाई म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट, सब साथ आओगे, मिलकर काम करोगे तो ही होगी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। ठीक है, तो महासागर रीजन में क्या मतलब, महासागर सागर का ही अपडेटेड वर्जन है, बस इसमें क्या है, पहले सिर्फ भारत सुनिश्चित कर रहा था, अब हमने उसे कर दिया है कि सब साथ में आके काम करेंगे। ठीक है, तो उसके तहत मिलिट्री कॉपरेशन के लिए भारत का INS त्रिकंड वहाँ गया है। अब ये एक्सरसाइज चलती रहती है ना, तो ये वहाँ पे गया और है क्या, ये एक फ्रिगेट है, युद्धपोत है। ठीक, तलवार क्लास का INS त्रिकंड गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है। स्टील्थ का मीनिंग अब आपको पता होगा, ऐसा जो रडार में ना आ पाए, है ना, कि हम दुश्मन के देश में जाएं तो वो पता नहीं कर पाए कि हम आ गए हैं। ठीक है, मिसाइल, गाइडेड मिसाइल का क्या मीनिंग है कि मिसाइल है इस सिस्टम में, इस युद्धपोत में, और जहाँ चाहेंगे वहाँ पे गिरा सकते हैं, गाइडेड है। ठीक है, तो ये था हमारा तंजानिया में ये उतरा था। अब हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं पूरे अच्छे से। ये है हमारा बुर्किना फासो। तो ये जो है अफ्रीका का मैप, अफ्रीका के मैप में किस हिस्से में है, ये पश्चिम में है, देखिए, है ना। तो ये जो एक क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वा दिया था ना अभी कि बुर्किना फासो इज लोकेटेड इन विच रीजन, अब आप कर पाएंगे, कौन से रीजन में है, वेस्ट अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट तंजानिया में जहाँ पे अभी हमारा ये पहुंचा है INS त्रिकंड, वो ये रहा येलो कलर से। ठीक, तो और आप देखेंगे कि ये क्या है, जैसे बुर्किना फासो कैसा इलाका है, लैंड लॉक्ड कंट्री है ना, चारों तरफ भूमि है, समुद्र से लगी हुई सीमा नहीं है, तो भू आबद्ध देश है। लेकिन तंजानिया की तो सीमा लगी हुई है किससे, हिंद महासागर से, तो ये हिंद महासागर का देश है। ठीक है, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ठीक, यहाँ पे ये मालावी, मोजाम्बिक, तो ये मालावी देखो, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, ये सब कैसे हैं, ये सब भी भूआबद्ध देश हैं। कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका की तरफ है ना, अफ्रीका में जो दक्षिणी भाग है अफ्रीका का उसमें है। ठीक है, और मोजाम्बिक क्या है, मोजाम्बिक जो है उसकी सीमा लगती है हिंद महासागर से, ये भूआबद्ध देश नहीं है। तो हमने ओवरऑल मोटा माटी क्या समझा, मोटा माटी हमने ये समझा कि जो अफ्रीका है उसमें हमने दक्षिण अफ्रीका और जो पश्चिमी अफ्रीका है वहाँ के कुछ देशों को हम सहायता दे रहे हैं। पश्चिमी अफ्रीका में जो बुर्किना फासो है, मैं बुर्किना फासो ना, अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ समय पहले भी चर्चा में था, जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आया था, याद है, तो उसमें लास्ट ईयर बुर्किना फासो फर्स्ट पे था। अब बुर्किना फासो को हटा के पाकिस्तान पहले स्थान पे आ गया। ठीक, तो बुर्किना फासो यही वाला है ना, वेस्ट अफ्रीका का देश। ठीक है, तो भूआबद्ध देश है। और कौन कौन से भूआबद्ध हैं, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मालावी। ठीक, दो और देश पड़े जिनकी सीमाएं हिंद महासागर से लगती हैं, तंजानिया और मोजाम्बिक। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये मैप में लोकेशन नहीं भूलेंगे। ठीक है, बार बार मैपिंग क्यों कराती हूँ, मैप से 3 से 4 और बल्कि कभी कभी 5-6 क्वेश्चन भी आते हैं, और मैप ऐसी चीज़ नहीं है ना कि आप उसे एक दिन में बैठ के याद कर सकते हो, और करना भी नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें काम की नहीं है ना। जो न्यूज़ में चल रहा है वही एग्जाम में आएगा, हम उसे ही पढ़ेंगे, उसे ही याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, INS त्रिकंड किससे बिलोंग करता है, तो अभी आपको बताया तलवार क्लास का स्टील्थ फ्रिगेट है। ठीक है, तो आंसर बनेगा सी। मिशन महासागर का संबंध किससे है, तो आएगा महासागर में डीप ओशन में माइनिंग करनी है, गलत हो जाएगा, पढ़ के नहीं जाओगे तो। ठीक है, आंसर क्या है इसका, मैरीटाइम सिक्योरिटी और कॉपरेशन से संबंधित है, समुद्री सुरक्षा और सहयोग करना है। ठीक है,
ध्यान है ना, म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन द रीजन। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। दार एस सलाम किसकी कैपिटल है, ये क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं पहले। ठीक है, तो ध्यान रखना है किसकी है, तंजानिया, जहां पे पहुंचा था हमारा INS ट्रिकंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा INS अरिदमन। ठीक है, क्या है ये है एक सबमरीन पनडुब्बी है। ठीक है, तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी है। न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी क्या होती है मैं आपको बताती हूँ, अभी समझते हैं 2 मिनट में। पहले और चीज़ें देख लेते हैं, यहाँ कहीं कुछ रह नहीं जाए। तीसरे नंबर की है, कौन से क्लास की है, अरिहंत क्लास की है। तो 3 पनडुब्बियाँ आ गई हैं, अरिहंत, अरिघट और अब तीसरी है अरिदमन। एक और आनी है, उसका नाम अभी डिसाइडेड नहीं है, वो अभी आएगी। ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया जा रहा है इन्हें, एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, लगभग 7000 टन डिस्प्लेसमेंट, मतलब इतना भारी है ये। ठीक, यहाँ पे जो है ना न्यूक्लियर पावर्ड, यहाँ पे देखेंगे प्रोपल्शन। देखो क्या होता है कि जो पनडुब्बियाँ हैं अगर वो चलेंगी तो उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, ऊर्जा की ज़रूरत होगी। ठीक है, ऊर्जा में अब वो 2 तरह से चल सकती हैं। अगर ये तो हम उनमें डीजल इंजन लगा दें, अब डीजल इंजन हमने लगा दिया तो डीजल, अब बहुत सारा डीजल तो नहीं लेके जा सकते कि उन्हें तो महीनों भी पानी के अंदर रहना पड़ सकता है ना। तो क्या होगा कि मानो अब युद्ध में सामने क्या है, दुश्मन है। ठीक है, उसको अगर हम पानी के नीचे बैठे हैं अभी, ठीक, उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन हमारा जो डीजल है वो खत्म हो गया। अब हमें डीजल को भरने के लिए ऊपर आना पड़ेगा। जैसे ही हम ऊपर आए, दुश्मन ने देख लिया और हमारी प्लानिंग फेल हो गई। ठीक है ना, तो क्या होता है, जो डीजल इलेक्ट्रिक इंजन वाली पनडुब्बियाँ होती हैं वो लंबे समय तक ऐसे छुपी नहीं रह सकती। ठीक है, तो अगर लंबे समय तक पानी के अंदर नहीं रहेंगी तो वो जो दुश्मन है उसकी नज़र में आ जाएंगी। उसकी नज़र में आ जाएंगी तो उसको हमारी प्लानिंग पता चल जाएगी कि हम यहाँ से अटैक करने वाले हैं या वो ही हम पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो पनडुब्बियों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है कि उन्हें कोई पकड़ नहीं पाए। और पकड़ेगा कब नहीं, जब उनके पास बहुत सारी ऊर्जा हो। और बहुत सारी ऊर्जा कैसे बनेगी, डीजल तो नहीं ले जा सकते ज़्यादा, तो ज़्यादा ऊर्जा उन्हें मिल सकती है न्यूक्लियर इंजन से, है ना, न्यूक्लियर पावर्ड इंजन। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना ऐसी पनडुब्बी जिसमें एक रिएक्टर लगा होता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर लगा होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर्ड पनडुब्बी। ठीक है, तो कौन सी, यहाँ पे 83 मेगावाट का प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर लगा है जिसे बार्क ने बनाया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो स्टील्थ है, स्टील्थ क्यों होगी, ताकि इसका जो रडार है, सोनार है, जब पानी में होता है तो सोनार होता है, बाहर होगा तो रडार। ठीक है, तो जो सोनार है वो पकड़ नहीं पाए, पकड़ेगा नहीं, इसके लिए उन्होंने कुछ जैसे पंचेंद्रिय, है ना, US HUS, इस तरह के कुछ सिस्टम लगा रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो उसकी फायर पावर है, मतलब कितना मार सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा है ना। इसमें 24 K5 सागरिका मिसाइल लगी हैं, 8 K4 बैलिस्टिक मिसाइल लगी हैं। तो देखो कितनी सारी मिसाइल्स कैरी करके चल रहा है। ठीक, थोड़ा सा अगर हम इसे कंपेयर करें अरिहंत क्लास की और पनडुब्बियों से, तो INS अरिहंत है सबसे पहली पनडुब्बी। ठीक है, ये कमीशन हो चुकी है। ठीक, और इसके आने के बाद ही ना हमारा ट्रायड कंप्लीट हुआ है। ट्रायड क्या होता है इसे अभी समझेंगे बस 1 मिनट में। ठीक है, इसके बाद INS अरिघट आ चुकी है। ठीक है, अरिघट 2024 में कमीशन हो गई थी और इसने जो गहरे पानी में एक पनडुब्बी होनी चाहिए उसको सुनिश्चित किया। ठीक, फिर अब ये तीसरी कमीशन हुई है रिसेंट में, INS अरिदमन। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी जो स्टील्थ कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है और मिसाइल सिस्टम अच्छा है ना, ज़्यादा मिसाइलें हैं कंपेयर टू प्रीवियस वन। और ये जो अभी चौथे नंबर की है S4, वो अभी डेवलप हो रही है, उसका नाम भी अभी नहीं पता है। ठीक है, वो अभी कंस्ट्रक्शन में है। उम्मीद है कि 2027 में इसको भी ये भी शामिल कर ली जाएगी और INS अरिदमन से बड़ी पनडुब्बी होगी। ठीक है, तो ये 4 पनडुब्बियाँ इसके तहत लॉन्च की गई हैं। ठीक है, अब है कि अभी मैंने आपको छोड़ दिया था कि ट्रायड कंप्लीट किया है ना। ट्रायड क्या होता है कि जब हमारे पास भूमि पर, जल में और वायु में तीनों जगह पर नाभिकीय क्षमता हो ना, तो उसे कहते हैं
ट्रायड, कि अगर भूमि से अटैक करना है, नाभिक के किसी पर न्यूक्लियर अटैक करना है किसी दुश्मन देश पे, तो हम भूमि से भी कर पाएँ, जल से भी, वाटर से भी कर पाएँ, और वायु से भी हम नाभिक अटैक कर पाएँ। तो INS अरिहंत के आने के बाद पहले हमारे पे भूमि और वायु के लिए तो था, लेकिन जल के लिए नहीं था। तो INS अरिहंत के आने के बाद अब हम जल से भी क्या कर सकते हैं, वाटर से भी न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। कैसे, इसे समझते हैं। भूमि से क्या है, हमारे पास अग्नि मिसाइल है ना, तो अग्नि मिसाइल में क्या है, हम परमाणु वॉरहेड लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, मिसाइल में परमाणु वॉरहेड भर दो, कहीं पे भी अटैक करो, हो गया परमाणु अटैक, ठीक। एयर में जो राफेल है, सुकोई 30 MKI है, मिराज है, ये सब न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकते हैं, ठीक है। और सी में INS अरिदमन, INS अरिहंत, ये जो इसके सिस्टर्स है ना, ये तीनों ही अरिदमन, अरिघट, अरिहंत, ये तीनों ही क्या है, न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकते हैं, ठीक है। कहाँ बना है ये शिप, ये बना है हमारा विशाखापट्टनम में, शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम में। इंडियन HNS इंडिया या आत्मनिर्भर भारत के तहत बना है। 90% सिस्टम जो है यहाँ, जो भी चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं वो भारत की स्वदेशी हैं, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर ट्रायड है ना, ऐसी क्षमता केवल 5 देशों के पास है, अमेरिका के, रशिया के, UK, फ्रांस और चाइना, ठीक। और अब भारत भी उसमें शामिल हो गया है, ठीक है। ये जो P5 नेशन है ना, जो ये सारे सिक्योर UNSC के भी मेंबर हैं, आप देखो तो, ठीक। जो P5 नेशन है, P5 नेशन UNSC के मेंबर्स को कहते हैं, तो वो इसमें शामिल हैं और उनके पास ये अंडर सी न्यूक्लियर डेटरेंट पावर है, और अब भारत भी उसमें शामिल हो गया, ठीक। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि INS अरिदमन इज पावर्ड बाय, या किसके द्वारा संचालित होती है, गैस टरबाइन इंजन नहीं है, डीजल इलेक्ट्रिक इंजन नहीं है, प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर है ना, मैंने आपको बताया नाभिकीय संचालित है, ठीक है, कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ओके। तो आंसर बनेगा C, प्रेशराइज लाइट वाटर रिएक्टर है इसमें, ठीक है कौन से क्लास की सबमरीन, तो अरिहंत क्लास की सबमरीन है, ठीक है। आंसर बनेगा C। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि BRO ने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट चेतक के 47 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो उसको सेलिब्रेट कर रहा है वो, ठीक है। तो अभी क्या है प्रोजेक्ट चेतक, इसको समझ लेते हैं। देखो, BRO सेलिब्रेट कर रहा है, तो BRO का फुल फॉर्म क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। सीमा सड़क संगठन, क्या काम करेगा, नाम में ही है कि सीमाओं पे सड़क बनानी है ना, ये इसका काम है। हाईवेज बनाने हैं, क्यों बनाने हैं, ताकि वहाँ पे जो मोबिलिटी है वो सुनिश्चित हो सके, कि अगर युद्ध की स्थिति आती है तो हम अपने टैंक को, अपने टैंक्स जो हैं, अपने जो भी इक्विपमेंट्स हैं, अपनी सेना है, उसको वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचा पाएँ, ठीक है। सड़क होगी तो ही तो पहुँचा पाएंगे, तो उसके लिए जो सड़क बनाता है वो कौन है, BRO। तो BRO ने जो राजस्थान वाला इलाका है ना, राजस्थान, पंजाब और गुजरात, यहाँ पे जो सीमा क्षेत्र है, उस सीमा क्षेत्र में प्रोजेक्ट चेतक के तहत जो है अपनी सड़कें बनाई हैं, ठीक है। तो लगभग 4000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क यहाँ पे स्थापित किया गया है वेस्टर्न सेक्टर में, है ना। ये जो वेस्टर्न सेक्टर कौन कौन सा है, ऊपर से शुरू करेंगे तो पंजाब, फिर राजस्थान एंड देन गुजरात। तो इन तीन राज्यों में जो भी सीमा पर सड़कों का डेवलपमेंट हुआ है, किसके तहत हुआ है, प्रोजेक्ट चेतक के तहत BRO ने किया है, ठीक है। BRO के बारे में थोड़ा सा जाने तो 1960 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अधीन आता था, लेकिन अब उसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कर दिया है 2015 के बाद से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि BRO कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक। फिर इसके अलावा देश में तो ये सड़कें बनाता ही है ना, कहाँ पर, जो सीमा पर सड़कें बननी है, सीमा पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये विदेशों में भी, जैसे भूटान में, अफगानिस्तान में, म्यांमार में, ताजिकिस्तान में, जहाँ पे भी लोगों को इसके स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता है, तो वहाँ पे ये कॉपरेट करता है, ठीक है। वहाँ ये सड़कें बना रहा है। और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, जैसे प्रोजेक्ट चेतक तो हमने देख लिया, यहाँ पे भी है ना चेतक राजस्थान में। इसके अलावा हिमांक है लद्दाख में सड़कें बनाने के लिए, दंतक नाम से भूटान में है, ठीक है। प्रोजेक्ट दंतक के कहाँ पे सड़कें बन रही हैं, प्रोजेक्ट दंतक से भूटान के लिए, ठीक है।
प्रोजेक्ट वर्तक है एक अरुणाचल प्रदेश के लिए, और प्रोजेक्ट संपर्क है जम्मू कश्मीर के लिए। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट कौन से रीजन में काम कर रहा है। जैसे देखो इजी है, इमांग का तो आप पता ही लगा लोगे, है ना, कि लद्दाख में है। संपर्क में ऐसे समझ लो कि जम्मू कश्मीर में संपर्क कट जाता है जब बहुत बर्फबारी वगैरह हो जाती है, तो वहाँ के लिए जम्मू कश्मीर के लिए संपर्क हो गया। अब 2 बचे हैं दंतक और वर्तक, यही याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन किस तरह का आएगा कि प्रोजेक्ट चेतक किस रीजन के लिए है, तो राजस्थान और पंजाब रीजन के लिए। और क्या आ सकता है, बीआरओ किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आंसर रहेगा डी, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उड़ीसा की नई रिजर्वेशन पॉलिसी आई है। उड़ीसा ने नई आरक्षण नीति घोषित की है और उसमें जो SC/ST के लिए आरक्षण था ना वो बढ़ा दिया है, उनका कोटा बढ़ा दिया है। और OBC के लिए ना उड़ीसा में पहले आरक्षण नहीं होता था, ठीक है, इस राज्य ने आरक्षण नहीं रख रखा था वहाँ पे, तो अब उसने OBC में भी आरक्षण को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो क्या क्या कैसे कैसे किया है, तो ST के लिए पहले 12% होता था, उसे बढ़ा के 22% कर दिया है, 22.5% है ना, एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो। शेड्यूल कास्ट के लिए पहले 8% आरक्षण हुआ करता था, उसे डबल कर दिया है, जस्ट 16.25%, ठीक है। OBC के लिए कोई आरक्षण नहीं था, उसे बढ़ा के 11% कर दिया है। तो पहले जो वर्टिकल आरक्षण 20% हुआ करता था उड़ीसा में, अब वो बढ़ के 50% हो गया है, ठीक है। किन चीज़ों में दिया जाएगा ये आरक्षण, जो भी एजुकेशन सिस्टम है ना, अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज हैं, डिप्लोमास वगैरह हैं। जैसे मेडिकल साइंस की बात करें तो कोई बच्चा MBBS कर रहा है, BDS, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सब में ये आरक्षण मिलेगा। टेक्निकल कोर्सेज कर रहे हैं, इंजीनियरिंग, BTech, MTech से संबंधित, वहाँ मिलेगा। एग्रीकल्चर के या फिर ऐसे जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं जैसे पॉलीटेक्निक, ITIs, वहाँ पे भी ये लागू रहेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन कि कौन से राज्य ने हाल ही में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में OBC आरक्षण की शुरुआत की है, तो आंसर क्या बनेगा, उड़ीसा, ठीक है। पहले यहाँ पे उड़ीसा में नहीं होता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बांग्लादेश में आपातकालीन खसरा अभियान शुरू हुआ है, इमरजेंसी मीजल्स ड्राइव। क्यों हुआ, क्योंकि अभी ना लास्ट 5-6 महीने, हफ्तों की बात है, मतलब 1-1.5 महीने से बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे बच्चों की मृत्यु हो रही है ना। 130 लोगों की मृत्यु हो गई है, किससे, खसरे से, मीसल्स, है ना, इंग्लिश में कहेंगे मीसल्स, हिंदी में कहेंगे खसरा, ठीक है। तो उसके लिए, उसको रोकने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तकरीबन 1.3 मिलियन बच्चों को लगाया जाएगा 6 से 5 साल, 6 महीने से 5 साल के बीच के बच्चों को, ठीक है। ये अब हमारे लिए काम करेंगे, ठीक है। हमें कि कहाँ क्या क्यों हुआ, कितने बच्चों को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि इंडिया का कैंपेन नहीं है ना, तो हम इतना नहीं पढ़ेंगे। हमारे लिए काम का है कि मीसल्स चर्चा में आ गया है ना, पड़ोसी इससे परेशान है, तो भारत में भी, और भारत में भी है ये मीसल्स रूबेला, ठीक है। भारत का टारगेट है कि 2026 तक उसको खत्म करना है, लेकिन अभी वो टारगेट पूरा नहीं हो। तो पैथोजन कौन सा है इसका, पैथोजन है मीसल्स वायरस है एक, ठीक है। RNA वायरस है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो पैरामिक्सोविरिडे, ठीक है, पैरामिक्सोविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। संचरण कैसे होता है इस वायरस का, तो संचरण होता है इसका एयरबोर्न डिसीज है, मतलब वायु जनित है। जो भी वायु से फैल रही है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस डिसीजेस होती हैं कि बहुत ज़्यादा फैलती हैं, है ना। तो ह्यूमन टू ह्यूमन फैलेंगी, कैसे, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की सांस ले रहे हैं, पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, है ना, छोटे छोटे एरोसोल्स से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकते हैं। और जैसे मानो कि किसी हवा में एक बार रोगाणु आ गया या किसी सरफेस पे आ गया, तो ये 2 घंटे तक भी वहाँ रहेगा, है ना। उन 2 घंटों में अगर किसी ने उसे छुआ तो क्या होगा, उसको भी ये फैल सकता है, ठीक है। काफ़ी संक्रामक रोग है। कंटेंजेंट पीरियड कितना है, जो जिस व्यक्ति को रैशेज आ रहे हैं ना, ठीक है, तो 4 दिन पहले, रैशेज आने के 4 दिन पहले से वो व्यक्ति उस रोग को फैलाना शुरू कर देता है, ठीक। सिम्टम्स क्या हैं, बहुत तेज फीवर आता है, रैशेस के साथ आता है, ठीक है। खाली रैशेस की बात नहीं होती, ये पूरे इम्यून सिस्टम को हिला देता है ना, इसे बोलते हैं इम्यून एमनेशिया, ठीक है। और अगर ये स्थिति लंबे समय तक चलती रहे तो बहुत खतरनाक बीमारियां भी कर सकती है, जैसे ब्लाइंडनेस, एंसेफेलाइटिस, निमोनिया,
है ना, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। ट्रीटमेंट क्या है, तो एक बार हो जाने के बाद तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ठीक है, लेकिन हम उसे रोक सकते हैं, ठीक है। तो रोका कैसे जा सकता है, एक वैक्सीन है MR वैक्सीन, मीसल्स रूबेला वैक्सीन, या MMR मीसल्स मम्स एंड रूबेला वैक्सीन। तो इसको लगा के इसको होने से पहले ही रोका जा सकता है, लेकिन एक बार हो जाता है तो फिर तो उसके जो सिम्टम्स हैं, है ना, तो उनके लिए मेडिसिन है, इसको रोकने के लिए मेडिसिन नहीं है, ठीक है। ठीक हो जाता है अपने आप ही, है ना, कुछ समय बाद जो हमारे इम्यूनिटी पावर है वो ही, शरीर का इम्यून सिस्टम वो ही ठीक कर लेता है, ठीक है। तो बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिसमें ये जो है बहुत ख़राब हो जाता है ये रोग और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, नहीं तो मोस्ट केसेस में ये ठीक हो जाता है, ठीक है। तो खसरा जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपको बताया है पैरामिक्सोविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश में इसका प्रकोप देखा गया, तो उसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करो। मीसल्स सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव सेंस RNA वायरस है, सही बात है। पैरामिक्सोविरिडे फैमिली से बिलोंग करता है, सही बात है। ये फूड एंड वाटर से स्प्रेड होता है, खाली नहीं, है ना, एयरबॉर्न है, वायु से भी स्प्रेड होगा, ठीक है। तो तीसरा गलत है, 1 and 2 सही है, आंसर विल बी A। लास्ट टॉपिक है हमारा आज का कि जो एक महिला है दिव्या सिंह, वो ऐसी पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने साइकिल से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, ठीक है। गोरखपुर की 28 वर्षीय शिक्षिका हैं दिव्या सिंह, विश्व की दूसरी महिला हैं और भारत की पहली महिला हैं जो साइकिल से पहुंची हैं माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है। कहाँ, काठमांडू से इन्होंने साइकिलिंग शुरू की थी। एग्जैक्टली 14 दिन में इन्होंने ये पूरा किया अपना जो जर्नी था, और लगभग 18,000 17,500 फीट तक ये पहुंची, और ऐसा करने वाली ये दूसरी महिला हैं विश्व की। और इससे पहले जो चिली की जेसिंटा कोरिया है ना, जेसिंटा कोरिया इसको पहले अचीव कर चुकी हैं फरवरी में 2026 में। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में बहुत कम ऑक्सीजन लेवल पे उन्होंने जो साइकिलिंग की है इतनी ऊंचाई तक जाने के लिए, तो उसमें ना केवल शारीरिक क्षमता बल्कि एक जो मानसिक क्षमता है, मानसिक स्थिरता, वो भी बहुत मायने रखती है। तो दोनों को प्रदर्शित किया और एक नया मुकाम उन्होंने हासिल किया है, ठीक है। तो दिव्या ने एक दिव्य काम किया है यहाँ पे, है ना, ऐसा कह सकते हैं। नाम याद रखने का तरीका भी है ये कि दिव्या सिंह ने दिव्य काम किया, साइकिल से गई हैं हिमालय पर, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर, ठीक। तो क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा कि किस महिला ने इसे अचीव किया है, तो आंसर है दिव्या सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अच्छे से पढ़िए इसको, लास्ट में इसकी PDF फाइल को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा अपने से, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी उनको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।